गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं लेसन 7, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। हम लोगों ने चैप्टर 6 में बात की थी जो इंटरनल फोर्सेस थे जिनके कारण चेंजेस आ रहा था। हम इसमें बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे वेदरिंग क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफ़िकल्टीज ऑफ लैंड सरफेस बैलेंसिंग एंड डिग्रेडेशन वगैरह, और फिर रिवर विंड अंडरग्रो वाटर ग्लेशियर एंड सी, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इरोजन कैसे होता है, ये सब, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। द शेप ऑफ द लैंड इज़ नॉट ऑलवेज द सेम बट इट कीप्स चेंजिंग। मतलब जो लैंड का जो शेप है बेटा हमेशा चेंज होता रहता है। सम ऑफ द फोर्स वर्क इन द चेंज ऑफ इट्स शेप्स। दीज फोर्स आर टू टाइप्स, एक इंटरनल जो हम लोगों ने चैप्टर 6 में देखा था, और एक्सटर्नल जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इंटरनल फोर्स आर सम ऑफ न्यू लैंड शेप्स व्हाइल द एक्सटर्नल फोर्सेज आर चेंजिंग इन द शेप ऑफ शेप्स। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न अबाउट द इंटरनल फोर्सेस। अब इस पर्टिकुलर में हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो क्या होता है यहाँ। टोटल 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट दोज विच बीकन द रॉक एंड इट्स प्लेस टू ब्रेक देम, एंड सेकंड क्या होता है, शिफ्ट कर देते हैं। पहला क्या होता है, उसको तोड़ देते हैं, और दूसरा उसको शिफ्ट कर देते हैं पीसेस रॉक को। जैसे मान लो जैसे एक रॉक का पीस है, इसको तोड़ दिया एक्सटर्नल फोर्स ने, तो वो हो गया पहला। दूसरा यहाँ से ये मान लो एक पीस था और इसके ऊपर एक पीस था, किसी भी मान लो विंड रिवर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के कारण ये वाला स्टोन पीस यहाँ आ गया, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि द प्लेस टेकन देम लो लैंड्स रिवर्स विंड्स अंडर वाटर एंड ग्लेशियर सीज वेव्स आर द सेकंड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन कौन से आपके रिवर हुआ, विंड हुआ, अंडरगो वाटर हुआ, ग्लेशियर हुआ, ये सब सेकंड फोर्स हैं। अब हम बात करते हैं बेदरिंग की। बेदरिंग क्या होता है बेटा, बेदरिंग इज द काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द रॉक्स एंड ब्रेक्स इट्स ऑन ओरिजिनल प्लेसेस, ठीक है। मेनली वेदर रीजन अफेक्टेड स्प्लिटेड ऑफ रॉक्स, टेम्परेचर, रेन, हेल, फॉग, स्नोफॉल आर मेन फैक्टर ऑफ दिस रीजन। मतलब ये जो चीज़ है कि रॉक्स एंड ब्रेक एट ऑन ओरिजिनल प्लेस, ठीक है ना, मतलब जहाँ ओरिजिनल प्लेस है वहीं पे आपका टूट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ना वो टूट गया, वो जो पर्टिकुलर स्टोन पीसेस या रॉक है वो टूट गया है। तो वेदर और सीजन, वेदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है मौसम की, और सीजन एक लॉन्ग पीरियड्स की बात हो रही होती है, ठीक है ना। तो वेदर में एक पर्टिकुलर सीजन में बात होता है, और सीजन की बात करें तो लॉन्ग टाइम की बात हो रही होती है। सो दीज फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज सीजनल वेदरिंग फोर्सेज। एज सुन एज द रॉक्स कम इन टू द कॉन्टेक्ट विद द वेदर देयर वेदरिंग स्टार्ट। ईच रॉक्स हैज सम सॉर्ट्स ऑफ मिनरल्स इन इट हेल्प टू केमिकल रिएक्शन। मतलब हर रॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर ये रॉक है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स और कुछ केमिकल हैं, तो इनके कारण भी इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। वो हम लोग आगे समझेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। हम बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टेक प्लेसेस ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। हम पहली बात कर रहे हैं, जो पहला चेंजेस है हमारा किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, ठीक है। यहाँ पे एक वेदरिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्लॉक वेदरिंग का। जैसे मान लो ये था, ये आपका ये पूरा ब्लॉक था, रॉक का माउंटेन था, ये धीरे 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 एक टूट गया। मान लो ये यहाँ से झड़ा होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे पहुँच गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये क्या है, ब्रेकिंग है, ठीक है। पहला कारण क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण होता है आपका इरोजन, ठीक है। हम पहले कारण को देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, सी हाउ द रॉक्स ब्रेक इनटू, ये किस तरीके से ब्रेक हो रही है, ये देखो, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हुआ, नीचे नीचे खींच रहा हुआ, तो उससे वो टूट गई, ठीक है ना। तो इसको रिफ्ट क्रैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्ट्स बोलते हैं। मतलब ये रिफ्टिंग हो गई इसकी, ठीक है। अब आता है दूसरा क्या कारण, क्या आता है, दूसरा होता है इरोजन प्रोसेस, मतलब इरोजन के कारण टूटना। द रॉक्स अंडरगो द केमिकल चेंजेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल्स आर इंटरवॉर्म इन द रॉक। फर्स्ट देयर एक्सटेंस इज नॉट विजिबल बट व्हेन द रेन कम्स इन मिनरल्स डाइल्यूट द फ्लो। मतलब जैसे ही रेन गिरेगी उसके ऊपर पहले तो दिखेगा नहीं, लेकिन रेन गिरेगी तो वो डाइल्यूट होकर निकल जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। Weathering is the local process in which the gradation and split of rocks occur at original places। ये जो वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ जो टूटा टाटी जो भी हो रही है वो एक ओरिजिनल प्लेसेस पे ही अकर करती है। मतलब जैसे मान लो एक यहाँ पर कोई रॉक पड़ा हुआ है, तो वो यहीं टूट कर यहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, जो कुछ होगा यहीं एरिया में होगा, ठीक है, बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ वेदरिंग इसमें दिया हुआ है। टाइप ऑफ कितने कितने टाइप का वेदरिंग होती है। पहला टाइप है हमारा कौन सा, फिजिकल वेदरिंग। क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग। फिर आता है केमिकल, फिर आता है बायोलॉजिकल। हम फिजिकल वेदरिंग को देखते हैं। द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रॉक्स इनटू द
छोटे छोटे पीसेस में मैकेनिकल प्रोसेस कॉल्ड फिजिकल, मतलब ये जो एक पीस है और अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, this alternative expansion and contraction of rocks leads tension and create the series of cracks joints in the rock splitted। मतलब ये जो एक्सपेंशन होता है इससे सीरीज ऑफ क्रैक्स आते हैं जिससे इसको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। दिस इज जस्ट लाइक पीइंग ऑफ एन ऑनियन ऑन ऊपर द लेयर ऑफ राउंड रॉक्स टर्न इनटू द पाउडर। मतलब धीरे धीरे वो किस में? पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाता है? पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट फ्रीज डायमीटर ऑफ रॉक्स इंक्रीज एंड होल्स गेट मोर वाइड एंड लास्ट ब्रेकअप। ठीक है, इस तरीके से आप देखें तो पहली फिजिकल जो चेंजेस है वो आपका, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कोई एक रॉक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। अब आता है केमिकल चेंज। ड्यू टू द केमिकल चेंज लाइक जिप्सम सल्फर सॉल्ट मर्ज इनटू द वाटर melt and get rusted, thus the rocks lose its originality, either get dissolved with water or become powder। या तो वो डिजोल्व हो जाएगा पानी के साथ या तो पाउडर बन जाएगा। गिव बर्थ टू न्यू मटेरियल। मतलब क्या होता है, जैसे केमिकल चेंजेस है, आप जैसे कोई भी है लाइम है, इसमें आप जैसे ही वाटर डालेंगे तो जैसे चूना है, चूने में आप पानी डालेंगे तो कुछ अलग बन जाता है ना, एक अलग मटेरियल बन जाता है। तो उस तरीके से ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जिप्सम में सल्फर में आप कुछ डालेंगे तो उसके अंदर वो चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस कॉल्ड किसके? केमिकल। मॉइस्चर एंड रेन प्ले अ वाइटल रोल। जो एग्जांपल के लिए दिया हुआ है यहाँ पे क्या? मॉइस्चर और रेन जैसे ही आती है तो नेचुरली आपका केमिकल वेदरिंग कहलाता है। केमिकल वेदरिंग जो एग्जांपल है वो देखने को मिलते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेशंस एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स द रॉक्स ऑफ दीज ईदर एंटर इनटू द क्रैक्स। मतलब ये आपका एक स्टोन पीस है, इसके ऊपर आपका पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, एक प्लांट लगा हुआ है, इसकी जो रूट्स हैं वो अंदर चली जाएंगी। ठीक है, अंदर चली जाएंगी और ये आदमी, ये जो स्टोन का पीस था उसके अंदर जब जाएंगी धीरे 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 होल करती रहेंगी और ये टूट जाएगा। इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, इनटू द क्रैक्स इन स्प्लिटेड ब्रेकअप। ठीक है, तो द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो द ब्रेकअप द रॉक्स फार्मिंग हाउस बिल्डिंग। हम भी है ना, जो इंसान होता है वो भी पत्थरों को तोड़ता है घर बनाने के लिए, तो इसको भी बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आता है एरोजन साइकिल। एरोजन साइकिल बड़ा सिंपल है, इसको आप समझो। और सिंपल इस फिगर से आप देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर्टिकुलर एक लैंड है। ठीक है, यहाँ से हवाएं वगैरह या फिर कुछ भी बारिश हवाएं चल रही हैं तो वो यहाँ से कंकड़ों को लेके नीचे वाले, जहाँ भी नीचे ग्राउंड है, लोअर पार्ट है, वहाँ लाती रहेंगी धीरे धीरे एक समय के बाद, स्लो प्रोसेस है, एक समय के बाद यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आएगी कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को बैलेंस स्टेटस को अर्थ बोलते हैं, जब ये जो मटेरियल है ये लोअर पार्ट में चला जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अवेरोजन क्या होता है, किस तरीके से होता है आप समझो। इसमें पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत मटेरियल है वो पढ़ लेते हैं। द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेज ऑल्सो work along with the weathering. These forces continuously make the surface flat. They also work for weathering, transportation and deposition for called erosion. किसके कारण होता है? ग्लेशियर, रिवियर, विंड और अंडरगो द वाटर सी वेव्स के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। ये कितने टाइप का होता है? इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली जो है रैपिड है और दूसरा है स्लो। कैसा? पहला रैपिड है और स्लो, सॉरी पहला स्लो है, दूसरा रैपिड है। रैपिड एरोजन साइकिलिंग द शिफ्ट द रॉक्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेसेस बाय द रबिंग, कटिंग, पीलिंग, इसके कारण। ठीक है, और जो आपका सो द हाई एलिवेटेड एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज द प्रोसेस कॉल्ड स्लो रिडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ब्रोकन अनब्रोकन मटेरियल डाउनवर्ड कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? जो इधर उधर शिफ्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल को डाउनवर्ड में जाना, नीचे जाना। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन वेदर्ड मटेरियल इनटू लो लाइंग रीजन होल इज कॉल्ड एग्रीडेशंस, and as long as weather materials fill up the holes and its height keeping the grow, the process called क्या? हाई बेस्टिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ रनिंग वाटर और रिवर। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जो 7 है, एक्सटर्नल फोर्सेस।
रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस, इसका हमारा जो पार्ट सेकंड है इसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ रनिंग वाटर एंड रिवर। चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ द पार्ट ऑफ रेन वाटर एवोपरेटेड एंड सम ऑफ द इट्स सीप्स इनटू द अर्थ एंड मोस्ट ऑफ फ्लोस डाउन द स्लोप ऑफ लैंड। ठीक है ना, तो कुछ वाटर जो है आपका एवोपरेटेड हो जाता है, कुछ आपका अर्थ के अंदर चला जाता है, कुछ आपका ओवर द रिवर बहता रहता है। ठीक है, तो द फॉलोइंग वाटर ऑफ रिवर इफेक्टेड द सरफेस थ्री वे, किस किस तरीके से, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है। तीन तरीके से आपका वाटर इफेक्ट करता है। तो हम पहला देखते हैं इरोजन क्या होता है। ठीक है, तो इरोजन क्या होता है, द वाटर ऑफ रिवर बाय द फोर्स ऑफ टेकिंग ब्रोकन मटेरियल ऑफ रॉक डाउनवर्ड विच कम्स इन द बे, मतलब ये आपकी पर्टिकुलर एक लैंड है। ठीक है, तो उसमें ये हमारे यहाँ से पानी बह रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ हैं, तो इनको लेकर यहाँ पर चले जाएंगे, वाटर फ्लो करेगा तो यहाँ पर लेकर आएगा, धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे। तो यही कहना है कि को कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो these material work from rubbing and cutting the bottom and the bank of river, and this makes the river bottom deep and bank more wide। तो इससे क्या होता है, जो रिवर है या तो डीप होगी या तो क्या हो जाएगी, मोर वाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो पानी गिर रहा है यहाँ पे एक स्टोन के ऊपर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गड्ढा होने लगेगा। तो या तो वो घेरा होता जाएगा, घेरा होता जाएगा, ठीक है, ऐसे पानी बहता जाएगा तो इससे डीप हो जाएगी। और या तो क्या होता है, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिवर बह रही है, तो ये बहती बहती यहाँ पर भी काट देगी काट देगी। पहले इसका एरिया इतना था बहने का, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इरोजन ऑफ, इरोजन किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस क्या कहलाती है, इरोजन कहलाती है। द वर्क ऑफ इरोजन डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ रिवर वाटर, उसका क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स करंट, उसका धारा में, धारा कैसी, मतलब उसमें प्रेशर कितना है, सीधी बात। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के 4 वेव्स, थोड़ी द इरोजन हैपन इन 4 वेव। कितना, पहला आता है एवरेशन, द पीसेस ऑफ रॉक मूव विद द फ्लो ऑफ स्क्रैचिंग एंड शिफ्टिंग विद द बॉटम ऑफ रिवर। ठीक है, प्रोसेस कॉल एवरेशन, मतलब जिसमें पीसेस वाटर से फ्लो होते हैं। फिर आता है सॉल्यूशन, द केमिकल रिएक्शन आयन बीइंग कैरिड एंड देयर सॉल्यूशन इन द रिवर रिजल्ट इज द फॉर्म ऑफ इरोजन, मतलब जैसे केमिकल कोई कंपोजिशन है वो फ्लो कर रहा है उसमें वाटर में, तो वो इरोजन ला के दे देगा। सेकंड जो थर्ड आता है वो हाइड्रोलिक एक्शन आता है, और जो 4 आता है वो होता है रोलिंग एंड स्लाइडिंग होता है। चलिए देखते हैं इनको दोनों को पॉइंट को भी क्या कह रहे हैं ये दोनों। तो हाइड्रोलिक एक्शन, द फॉलोइंग वाटर विथ ऑन पावर एक्सपर्टेड पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेड एंड द बैंक रिजल्ट हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है ना, और फिर आता है रोलिंग स्लाइडिंग ऑफ पेबल्स, पेबल जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनके रोल होने से वो पानी में बहते बहते चले जाते हैं, उनसे होता है। ठीक है, अब आता है लैंड मेड बाय रिवर इरोजन। तो पहला इसमें लैंड क्या होता है बेटा, बहुत सारे प्रकार के इसमें साइज, बहुत सारे टाइप के लैंड बनते हैं। इसमें गाज बनता है, कैनियन बनता है, वी शेप वैली बनती हैं, वाटरफॉल, स्प्रिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। गाज क्या होता है बेटा, इसको आप फिगर से समझने की कोशिश करो पहले तो। ठीक है, गार्ज होता है, जैसे मान लो ये जो दो पूरा स्टोन का पीस था उसमें बीच में से कटने के बाद वो इस तरीके से टूट गया। ठीक है, तो इसमें से बीच में से रिवर बहने लगा। ठीक है, तो ये स्टोन ऐसे टूट गया, धीरे धीरे करके रोड होते करते होते होते और ऐसे निकलने लगा। तो आप देखेंगे जबलपुर में जो आपका है ज़्यादातर एरिया गार्ज देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है ना, whenever the river passes through the bed of head rock in highlands, its main work to deepen valley। और जो फेमस जो गार्ज है वो आपका भेड़ा घाट आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती वी शेप वैली। ठीक है, वी शेप वैली, सॉरी एक एग्जांपल और रह गया इसका जो आपको पढ़ना चाहिए कि द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो इन यूएसए, ये भी आपका गार्ज का एग्जांपल है। फिर आता वी शेप, इसका तो इन्होंने फिगर बना के दिया हुआ है, ये वी शेप है। तो यहाँ पे पानी बहता रहता है काटता रहता है, ये ये यहाँ से शिफ्टिंग होती रहती है, वी टाइप का शेप बना लेता है, इसको बोलते हैं। द टारगेट ऑफ रिवर इज इरोजन टू रीच द इट्स बेस लेवल, वो उसका टारगेट क्या रहता है, बेस लेवल को टच करे। ठीक है, और इसमें इसी में वो वी शेप आपका बना लेता है। फिर आता है वाटरफॉल, ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है वाटरफॉल का। मैंने अभी आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी वाटरफॉल का ही, ये आपको देखो वाटरफॉल, ये वाटर गिर रहा है यहाँ पे, ये आपको डेप्थ भी बन रही है इसमें, और डेप्थ होती जा रही है उसकी। ठीक है ना, तो ये अब यहाँ से आती है वाटरफॉल व्हेन द रिवर वाटर फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम द सफिशिएंट हाइट, एक सफिशिएंट हाइट से वो जब गिरता है अलोंग विद द कोर्स ऑफ रिवर कॉल्ड वाटरफॉल। ठीक है ना, तो इफ़ एनी रॉक्स इज वर्टिकली इन द वे ऑफ रिवर इज परमानेंटली वाटरफॉल फॉर्म वाटर विच स्प्लिटेड द सॉफ्ट रॉक्स वेरी स्पीडली फॉर्म अ
स्लंग पूल ऑफ द बेस, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको वाटर फ्लो समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। देर आर 3 पार्ट्स ऑफ रिवर्स, अपर, मिडिल और लोअर। ये 3 तरीके की पार्ट्स होते हैं रिवर के अंदर। 3 स्टेज, यंग, मैच्योर और ओल्ड। मतलब पहले वो जवान होगी, यंग होगी, फिर मैच्योर हो जाएगी, फिर वो जब ओल्ड हो जाएगी, मतलब वो जब बहने बहने कम पानी होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। हमने बात करी किसकी, अभी तक हमने देखा कि अब हम ट्रांसपोर्टेशन की देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स में किस तरीके से होता है। रिवर्स स्विप्स द रॉक मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने देखा होगा कंटिन्यूसली, एक कोई मटेरियल, एक कोई आप स्टोन का पीस एक जगह रखते हैं तो वो रिवर के धक्कों से आगे कहीं एक अनदर प्लेस पे चला जाता है। द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ रिवर डिपेंड अपॉन द करंट एंड क्वांटिटी। उसकी करंट क्या है और क्वांटिटी क्या है, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं करंट पे कैसे डिपेंड करता है। इफ़ द करंट ऑफ वाटर इज डबल, क्या करंट आपको उसका डबल कर दें, करंट उसका आप डबल कर दें तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 64 टाइम हो जाएगी। मतलब करंट आपका कितना करना है, डबल करना है, तो स्पीड कितनी, वो ट्रांसपोर्टेशन कितना हो जाएगा, 64 टाइम। द रिवर वाटर बबल्स व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज ट्वाइस, ठीक है ना। अगर आप उसको देखो, आपने पहले क्या किया था, करंट को डबल किया था तो कैपेसिटी कितनी हो गई, डबल हो गई थी। अगर आप क्वांटिटी को डबल कर देंगे तो कैपेसिटी आपकी डबल हो जाएगी। ये आपको सेकंड से वाले पॉइंट में कहा गया है, ठीक है। अब आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है। सो डिपोजिशन, व्हेन द रिवर एंटर इनटू द प्लेन फ्रॉम हिली एरिया, इट स्पीड डिक्रीज एज द स्लोप इज़ वेरी माइल्ड, ठीक है। इट्स कैपेसिटी ऑफ बैटिंग वेयरिंग द ऑल्सो डिक्रीज, उसकी स्पीड भी डिक्रीज कर जाती है और आपकी कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। द डिपोजिशन एक्टिविटी टेक प्लेस इन द प्लेन और low lying areas. When the river falls into the lake or sea, then it deposited all the weight there it in its month, ठीक है। अब the river performing its deposition work in the plain low lying areas क्या क्या हो जा सकता है, एलुएबल फाइन, फिर आपका ऑक्सबो, नेचुरल लेवल एंड फूड प्लेन, डैम्स एक्सेट्रा। चलो पहले देखते हैं। तो एलिवेबल प्लेन क्या होता है बेटा, द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज रिड्यूसेस ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ स्लोप। अगर आप देखें तो उसमें जो, जैसे मान लीजिए ये स्लोप है, अगर आप धीरे धीरे इसको कम करते जाएं तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उससे जो मटेरियल आके आएगा वो इससे डिपोजिशन क्या कहलाता है, एलुअल फेंस कहलाता है। अब ऑक्सबेक्स लेक देखते हैं। वेन एवर द रिवर फ्लो अक्रॉस इट्स प्लेन, स्पीड ऑफ रिवर स्लो डाउन एंड द रिवर डज बोथ द वर्क एरोजन एंड वेल डिस्पर्स। मतलब देखो ये जो ऐसा होता है कि मतलब जैसे मान लो ये पेबल्स आकर ठहर गए, इसके ऊपर से रिवर बहती रही, तो ऐसे ऐसे बहते बहते फिर वो ऑक्सबो बना लेती है, ठीक है ना। तो ये उसका एग्जांपल है। अब आता है, ये आपको एलिवर कौन का एग्जांपल दिखेगा, रिवर्स आई और उसने वो ये इकट्ठे कर लिए, ये अपने प्लेन इकट्ठे कर लिए, एलिवर फैन बना लिए, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा, नेचुरल लीव्स एंड फूड पेन्स। तो ये आपका ये एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्सबो का। इसमें देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है रिवर बह रही है, धीरे धीरे उसने ये बो बना लिया है, ठीक है। इसको ऑक्सबो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नेचुरल लीव्स एंड फूड प्लेन। Natural leaves and rise the bank built the river by the plain area sometimes during the flood। ये फ्लड के दौरान आपको ये देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है आपका डेल्टा और एस्चुरी। वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बेटा आपको फिगर से समझाता हूँ मैं। तो डेल्टा क्या होता है, जैसे एक नदी बह रही है और उसके जो जैसे ही वो डिप करने वाली होगी ओशियन में, तो वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की लगती हैं आपको देखने में, तो इसको डेल्टा बोलते हैं। और एस्चुरी क्या होती है, जब नदी बह रही होती है तो वो जैसे ही आपको समुद्र में या ओशियन में मिल रही होती है तो वो इस तरीके से आपका जो मुंह है उसका चौड़ा कर लेती है, तो इस तरीके से फैलने लगती है। तो इसको बोलते हैं एस्चुरी, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा व्हेन द रिवर एंटर टू द सी इट्स वेलोसिटी गेट स्लो, मतलब स्लो हो जाएगी। इसके कारण बहुत सारी जगह वो डिस्ट्रीब्यूटिव्स में बढ़ जाएगी, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया था, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव में बढ़ गई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नील डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा आप देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत हैं। और सुंदरवन का एक डेल्टा भी आपका बहुत फेमस है इंडिया के अंदर। एस्चुरी वही है, रिवर्स बह रही थी और उसने मुंह चौड़ा कर लिया। सम टाइम्स ऑफ रिवर डू नॉट फॉर्म द डेल्टा मीटिंग द पॉइंट, सच रिवर्स बिकम वाइडर, और ये आपको चौड़ी हो जाएगी आगे जाके, उसको एस्चुरी बोलते हैं। जैसे नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा आपको, अरब वाले साइड में। और ये आपको सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपका साउथ इंडिया है, और आपको सुंदरबन डेल्टा इधर देखने को मिलेगा। और आपको नर्मदा का जब ये अरब में गिरेगी तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा,
यहाँ पे देखने को मिलेगी एस्चुरी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लेशियर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 7 है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस की बात कर रहे हैं। अब हमारा जो हम नेक्स्ट, ये हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम लोग बात करेंगे ग्लेशियर के बारे में। तो ग्लेशियर क्या होता है, इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है बेटा, हिमालय। हिमालय में द फ्रीजिंग पॉइंट फाउंड एट हाइट ऑफ 4250, द रिवर मूविंग ऑफ आइस इज नोन एज ग्लेशियर। द रिवर ऑफ मूविंग आइस नोन एज ग्लेशियर, ठीक है ना। तो ये आपको ये ग्लेशियर की पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई। अब आता है टाइप ऑफ ग्लेशियर। तो इसमें दो टाइप होते हैं, कॉन्टिनेंटल और वैली ग्लेशियर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर परमानेंट शीट्स ऑफ आइस स्नो कवर बाय द एक्सटेंस लैंड सर्फेसेस सच एज ग्लेशियर आर ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक। ये ग्लेशियर आपको ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगा, अंटार्कटिक में देखने को मिलेगा। फिर आता है वैली ग्लेशियर। वैली ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर फॉर्म ऑफ हाई माउंटेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिकली लॉन्ग, जो लंबे होते हैं, लंबे नौरे होते हैं, बिकॉज दे आर ऑक्यूपाई वैली, मतलब बेली टाइप की बना लेते हैं फॉर्म, स्टीम कोल्ड बेली ग्लेशियर। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, इनकी स्पीड स्लो होती है और आपको सियाचिन में देखने को मिलेगा। काराकोरम रेंज जो है वहाँ पे आपको 72 किलोमीटर लंबा एक आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा, वी साइप का, ठीक है। लैंड फॉर्म बाय मेड ग्लेशियर क्या होता है, लाइक सरफेस फ्लोइंग वाटर अंडर गो द वाटर ग्लेशियर ऑल्सो फॉर्म द सम वर्क ऑफ वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। ये भी ग्लेशियर क्या करते हैं, आपको वेदरिंग कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करके देते हैं ग्लेशियर, और डिपोजिशन करके देते हैं। तो इसमें पहला जो आता है एरोजन function of glacier. When the glacier moves ahead, it is always loaded with the rock material called drift and boulder. These materials were tools of erosion. Due to this erosion, Berg ग्लेशियर यू शेप बेली फॉर्म, ये इस आपकी शेप, ये यूट्यूब टाइप की शेप बन जाती है जिसको यू शेप बेली बोलते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ में ही आता है, वो अपने साथ पेबल सोइल वगैरह लेके चले जाते होंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और फिर आता है आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, वो ग्लेशियर क्या होता है, डिपोजिशन अमाउंट ले आता है सेडिमेंट वगैरह का, जिससे आपका बनता है। तो इसमें नॉन एज मोराइन आर फॉलोइंग टाइप्स। मोराइन कितना होता है, एक टाइप के होते हैं, कुछ टाइप के होते हैं जो नीचे दिए हुए हैं आपके पास, टोटल 4 टाइप, ठीक है। तो पहला क्या होता है, व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट एंड डिब्रीज कलेक्टेड द लास्ट एंड ऑफ ग्लेशियर द लैंड फॉर्म इज मेड दैट कॉल्ड मोराइन, ठीक है। तो ये मोराइन होता है। फिर आपका लेटरल होता है, मिडायल होता है, और टर्मिनल मोडायल होता है, मोराइन होता है, ठीक है। तो ये आपको ये पर्टिकुलर फिगर में आपको देखने को मिल भी रहा है, ठीक है। ये मोराइन का फिगर दिया हुआ है, ग्लेशियर मोराइन का, ठीक है। तो लेटराइट यहाँ पे कोने में देखने को मिलेगा आपको, टर्मिनल यहाँ देखने को मिलेगा, ग्लेशियर और मिडाइवल मोराइन, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर देखते हैं हम लोग। तो रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम आइस, जो वाटर फ्रॉम आइस है और जो रेन का वाटर है करेक्ट अंडर द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। द रॉक इन विच वाटर इज इजीली एंटर कॉल्ड पोर्स। उसके अंदर जैसे मान लो रॉक के अंदर एक छोटे छोटे छेद हैं जिनमें वाटर चला जाता है, उसको पोर बोलते हैं, जिनसे वाटर एंटर करता है, ठीक है ना। दिस रॉक्स इन विच द वाटर डज नॉट एंटर कॉल्ड एम्पोरस, मतलब जिसमें जा नहीं पाता वो एम्पोरस बोलते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट रिमेन इन द सेम क्वांटिटी एवरीवेयर। द मेन फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज डन अंडर द सर्फेसेस, ठीक है ना। अब ये आती है बात किसकी, द रॉक विच होल्ड द वाटर कॉल्ड सेचुरेटेड रॉक्स। क्या जो वाटर को स्टोर कर लेती है उनको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड रॉक्स बोलते हैं। द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम द विच रॉक्स रिमेन फिल्ड विद द वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जिसके कारण जो वाटर उन रॉक्स के अंदर रह जाता है उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एम्पोरस और एम्पोरस का दिया हुआ है एग्जांपल। जैसे ये आपके अंदर पानी चला गया तो इसको बोलते हैं पोरस, और नहीं जा पाया, ये वाली जो ब्लैक वाली दिख रही है वो एम्पोरस है, इसमें पानी नहीं जा पा रहा है, ठीक है। जब आप बेल वगैरह जब आप इनमें होल करते हैं तो इसमें से आप पोरस में से पानी निकाल लेते हैं, जबकि इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसमें पानी आपको नहीं मिलेगा। सेम ग्लेशियर है, यहाँ पर ग्लेशियर का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो इरोजन बर्ग ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। अब इसके बाद इरोजन होगा, और इरोजन कितने प्रकार का होगा हमारे पास वाटर के लिए, लैंडस्केप ऑन द सरफेस एंड अंडर द ग्राउंड। मतलब एक तो सरफेस पे किस तरीके से होगा और फिर ग्राउंड में कैसे होगा। एमंग ऑफ द लैंड फॉर्म क्रिएटेड ऑन द सरफेस लेपाइज एंड सिंक होल आर प्रोमिनेटेड। द अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूडेड द केव्स, stalactites and stalagmite
दीज लैंडफॉर्म क्रिएटेड ड्यू टू द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन से जो वाटर गिरता है उसके कारण ये दो फॉर्म बनती हैं, ठीक है। सच लैंडफॉर्म आर फाउंड इन द केव्स ऑन द कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सीज। एड्रियाटिक सीज में आपको ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सिंक होल। और ये आपको एक एग्जांपल है दोनों का। ये इस तरीके से आपको अंदर लाइमस्टोन, ये धीरे धीरे लाइमस्टोन गिरता है और ये नीचे नीचे गिरते इकट्ठे हो जाता है, तो इस तरीके की ये बनते हैं दोनों, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मेशन है जो आपको अंडर वाटर में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आप देखें, अब हम बात करेंगे किसकी, फंक्शन ऑफ विंड्स की, ठीक है। फंक्शन ऑफ विंड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा विंड इज़ द मोर एक्टिव इन द डेजर्ट एरिया। कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, डेजर्ट एरिया में, ठीक है ना। तो एज एजेंट ऑफ बैलेंसिंग द लेवल ऑफ सर्फेसेस इन दीज एरिया फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल इन विंड एंड डेजर्ट ब्लैक लैक ऑफ रेनफॉल हाई टेम्परेचर। किसमें बेटा, डेजर्ट में क्या होता है, लैक ऑफ रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, स्विफ्ट वाइंड्स, lack of vegetation like favorable situation occur, the open of rocks become hot in the day। तो दिन में वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, नाइट में टेम्परेचर फॉल्स होता है, ठीक है ना। तो फाइनली देर वेरिएशन टू द स्मॉलर पार्ट्स, तो उन पे बार बार टेम्परेचर वगैरह चेंज होता रहेगा, दिन में हॉट होंगी, रात में ठंडी होंगी, तो वो टूट जाती हैं, ठीक है ना। फिर आता है एरोजन, कैसे होता है, द वेलोसिटी ऑफ विंड इन डेजर्ट रिमेन हाई एंड इट्स ब्रिंग्स द पेबल्स सैंड पार्टिकल विद इट। मतलब क्या होता है, जो आपकी जो विंड्स की वेलोसिटी होती है, जो बहने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उनमें देखा हो आप राजस्थान में देखेंगे तो वो धूल वाला पूरा होता है ना, डेजर्ट टाइप का, तो उनमें जो हवाओं में बेटा जो पबल्स हैं वो छोटे छोटे अंतर बढ़कर वो इधर उधर मूव होते रहते हैं, ठीक है, उससे आता है। तो इसमें क्या होता है, दिस पार्टिकल मेक फ्रिक्शन एमंग देमसेल्फ एंड स्केच रॉक्स। और वो किस तरीके से स्केच करते हैं, और इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रिक्शन और कोलिजन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, रॉक्स का इधर उधर, ठीक है। फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल, फ्रिक्शन, और फिर आप पता है कोलिजन। तो दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, तो जिससे एक हो सकता है कोई टूट जाए और नया फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर में ये दिख भी रहा होगा। तो ये धीरे धीरे हवाएं चलती रहीं और यहाँ पर ये आपका ये मशरूम टाइप का शेप बन गया। तो विंड एरोजन are affected by speed of wind, size, quantity of heights particle, the structure of shape, ठीक है। तो मशरूम शेप का ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है। फिर आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन कैसे होता है, एक जगह से धूल कंकड़ या फिर कुछ भी जो रॉक के पीसेस हैं वो दूसरी जगह, ठीक है। तो विंड कैरीज अवे द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीजेज इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग। मतलब जैसे मान लो देखो, यहाँ से आ रही थी विंड, यहाँ से आ रही थी अपने साथ पवल से क्या आ रही थी, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे ये इकट्ठे हुए, ये आपको दिख रहा है, ये डॉम दिख रहा है ना, ये इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। फिर सैंड ड्यून्स, ड्यूस, ये आपका ये भी एग्जांपल है व्हेन द ऑब्स्टिकल। मतलब जैसे मान लो ये उड़ रही थी हवा और इसमें अपने साथ लेके आ रही थी, यहाँ कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई रुकावट आ गई, तो वहीं गिर जाता है वो कण, ठीक है। तो इससे सैंड ड्यू बनते हैं, ठीक है ना। फिर आता है ल्यूज, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉइल आर सस्पेंडेड इन द विंड, दे आर carried over long distances, deposit their Lewis and finally form in the bay of called Lewis, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लुइस इन द रीजन ऑफ चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना में आपको लुई देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा किसका फॉर्मेशन था, विंड के द्वारा किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या ये भी आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर ड्यूज जो आपके हैं वो भी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सीज वेव्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 7 है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सी वेव्स की, ठीक है ना। तो सेम जो हम लोगों ने जब बात की विंड की, रिवर्स की, वैसे ही सेम इसका भी फंक्शन है। देखें हम, सी वाटर आर नेवर रिमेन काम, मतलब जो सी का वाटर है वो आपने कभी भी शांत नहीं देखा, वो चलता रहता है। इट ऑलवेज रिमेन एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड करंट, वो हमेशा वेव्स के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में, लो टाइड्स के फॉर्म में इधर उधर होता रहता है, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास चेंजेस देखने को मिलते हैं। सीज वेव्स डू नॉट एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, तो सीज वेव ऑल्सो एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करती हैं। तो वेदरिंग कैसे होता है उसमें, द माइट सी बी रेगुलेटेड हिट द सॉलिड रॉक्स। मतलब इसको समझो, जैसे मान लो सी का जो वाटर है ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो आपने देखी होंगी लहरें जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे आके एक स्टोन को हिट करता रहता है बार बार, उससे फिर वो टूट जाता है, ठीक है ना। द रिजल्ट वेदरिंग रैम्स वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सी वेव्स ट्रांसपोर्टेड सैंड एंड रॉक पीसेस, छोटे छोटे रॉक पीसेस को वो अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। डिपोजिशन, सेम सी वेव्स परफॉर्म द डिपोजिशन फंक्शन एट फ्लैट लेवल कोस्ट
जैसे वो कुछ अपने साथ लेके आती हैं कुछ कण वगैरह, और वो जहाँ पे उनको जगह दिखती है वहाँ उसको फिट कर देती हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बीच वगैरह देखने को मिलेंगे, लेगून जो झील होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो लेगून लेक होती हैं, सॉरी। तो बीचेस का आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बीचेस देखा हुआ है, जैसे देखिए सी वाटर आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है ना, ये यहाँ से टकराता है। लुइस जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वो यही होता है, ठीक है ना। तो द सी वेव्स आर वेव्स टेक वेदर मटेरियल टू सोलो सी, ठीक है, तो सोलो सो में लेकर जाती हैं, उससे बनता है। जैसे आपके पास चौपाटी है मुंबई की, मरीना इन चेन्नई में, ठीक है ना, तो कोस्टल एरिया इन गोवा केरला, ये सब इसके एग्जांपल हैं बीचेस के, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सैंड बार। सैंड बार क्या होता है और लेगून क्या होता है, ये समझो। देखो सैंड बार, ये देखो यहाँ पर पर्टिकुलर एक रीजन में आपको दिख रहा होगा पानी नहीं जा पा रहा है, तो इसको सैंड बार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेगून देखो, ये थोड़ा सा पानी से कनेक्ट है और बाकी सब जगह से अर्थ से इसको लेगून बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ थोड़ा सा कनेक्ट होगा वो लेगून, और जहाँ पानी बिल्कुल नहीं जा पा रहा होगा लेकिन वो सी के अंदर ही होगा, छोटा सा टापू टाइप का, उसको बोलते हैं आपका क्या, सैंड बार, ठीक है। तो सैंड बार समटाइम्स एम्बेरमेंट में सैंड एंड ग्रेवल पेबल्स गेट बिल्ट फ्लोर नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, मतलब ज़्यादा वर्क नहीं होता, उसको बार बोलते हैं, ठीक है। लेगून क्या होता है, व्हेन द वार एक्सटेंडेड, देखो ये लेगून है, ये लेगून दिख रहा है, छोटा सा कनेक्शन है, ठीक है। पार्शियली इनक्लोज, छोटा सा पार्शियली इनक्लोज है, वो नॉन एज लेगून, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉयल एंड एरोजन कंजर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड एरोजन कंजर्वेशन, ठीक है। तो की पॉइंट क्या क्या होंगे इसके, तो वेदरिंग एंड एरोजन process of rock from the soil help to agent in soil formation, bed and parent rock सरफेस शेप एंड क्लाइमेट टाइम्स एंड वेजिटेबल क्रिएचर्स, ठीक है ना। तो इसमें पेरेंट रॉक्स क्या होती हैं बेटा, पेरेंट्स रॉक क्या होती हैं, पेरेंट्स रॉक क्या होती हैं, अंडरलाइंग द रॉक्स कंटेन मिनरल्स, जो अंदर की जो रॉक्स होती हैं, जो मिनरल्स रहती हैं, क्या कहलाती है, बेड रॉक्स कहलाती हैं, क्या कहलाती है, बेड रॉक्स कहलाती हैं। और जो आपकी पेरेंट्स लोग होती हैं वो हेल्प करती हैं केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में और कलर फॉर्मेशन में, मिनरल पार्ट्स एंड अफेक्टेड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब उसमें जो मिट्टी की जो उर्वरक सत्ता होती है, जिसमें उपजाऊ जो आप क्वालिटी बोलेंगे सॉइल की, तो उससे भी बढ़ती है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे पास सरफेस शेप। सरफेस शेप क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज अफेक्टेड बाय द सरफेस शेप, सरफेस शेप के कारण भी वो अफेक्टेड होती है। सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो एज द वाटर सीप्स वेरी लो इन शार्प्स ऑफ slopes area because water flow very fast on the country in the slope area, ठीक है। तो ये आपका वाटर वहाँ पे जहाँ कम स्लो कम फार बहुत फार से नहीं जाएगा जहाँ पे स्लोप नहीं है, ठीक है। तो ये सरफेस शेप पर भी डिपेंड करती है, फिर टाइम पर डिपेंड करती है कि फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है वहाँ पे, क्लाइमेट पर डिपेंड करती है कि वहाँ पे कैसा उसका क्लाइमेट है, ठीक है। फिर वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म, तो ट्री एंड ऑर्गेनिज्म हेल्प टू फॉर्म द बेड रॉक्स, मतलब को किस तरीके से बेड रॉक फॉर्म होगा वो किस पर डिपेंड करता है, ट्री और ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। डेवलप सॉइल द लिविंग ऑफ रिमेन इन सॉइल ड्राइव्स फ्रॉम द रिमेन ऑफ रूट ट्रीज एंड डेड एनिमल्स। और जो मान लीजिए आपके अंदर एक डेड एनिमल रह गया तो उससे मिनरल्स वगैरह भी बनते हैं, पेट्रोल से भी बनता है, ठीक है। तो ट्री वगैरह के रूट्स वगैरह रह गए तो उससे भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लिव्स इन मटेरियल्स टर्न इनटू द ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मटेरियल है किसके लिए, रिमेन द प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमस विच इज़ नॉरिश टू वेजिटेबल एंड क्रॉप्स, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है ह्यूमस की, ठीक है ना। सॉइल होरिजन, लॉन्गिट्यूडनल होरिजन ऑफ वेल डेवलप सॉइल विच बिकम सेट ऑफ वन ओपन अदर फॉर स्ट्रक्चर, मतलब एक के लिए वो सेटअप हो जाएगा और दूसरे के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। कलर एंड लेयर इज कॉल्ड सॉइल होरिजन, ठीक है ना। तो कलर और लेयर क्या कहलाएगा, सॉइल होरिजन कहलाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे सॉइल होरिजन का एग्जांपल, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है सॉइल किस किस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले देखो आप, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो तीन है, अपर सॉइल है, मिडिल सॉइल है और सबसे नीचे रॉक है वो जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके ऊपर ह्यूमस होता है आपका, नमी होती है जिसको नमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे द अपर मोस्ट लेयर विच इज कंटेन द ऑर्गेनिक मैटर्स एंड ह्यूमस इज नॉन एज टॉप सॉइल, जहाँ हम लोग रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी होती है सारी की सारी। फिर उसके बाद आता है सब सॉइल, इसमें रॉक आपको सैंड क्ले वगैरह आपको देखने को मिलेगी। फिर थर्ड आती कंसिस्ट ऑफ वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, द बेड रॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉइल प्रॉफिट बट प्रोवाइड द बेस, ये जो बेड रॉक होती है वो बेस प्रोवाइड करती है लेकिन इसका पार्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो आप ये सबसे नीचे आपको ओरिजिनल रॉक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सॉइल एरोजन क्या होता है, द अपर
लेयर ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग, इस हमारे लिए सबसे ऊपर वाली, क्योंकि हम वहीं पे रहते हैं। ह्यूमन बींग एनिमल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिके ऑफ सॉइल, हम लोग जिम्मेदार हैं, एनिमल जिम्मेदार है उसके डिके के लिए, वो किस तरीके से डिके हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। इरोजन जो इरोजन होता है वो सॉइल का, वो किस किस कारण होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कुछ नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, उनको हम समझते हैं किस किस कारण से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन द कवर ऑफ वेजिटेशन इज रिमूव्ड अपर लेयर सॉइल गेट लूज, मतलब कवर आप वेजिटेशन से रिमूव कर दें तब ये इसका लॉस होता है। हैवी रेन, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रेन, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उससे क्या होता है, जो कण है, जो हम लोगों ने अभी देखा था ट्रांसपोर्टेशन होता है, पेबल्स को जो है कंकड़ वगैरह जो होते हैं वो बहा लिए जाते हैं, तो उससे भी इरोजन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं द ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो हम घास वगैरह चला देते हैं एनिमल्स को, उससे भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। बिसाइड एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, सिंचाई, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के यूज़ से भी सॉइल का इरोजन होता है। इरीगेशन ऑल्सो मेक्स सॉइल यूजलेस डेज बाई डेज, मतलब इरीगेशन से भी बहुत ज़्यादा यूजलेस हो रहा है। अब इसको कंजर्व कैसे करेंगे, हम इसको सुरक्षित कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ रीज़न दिए हुए हैं। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द रूट्स ऑफ ट्रीज, मतलब यदि जो बहुत सारे हम पेड़ लगा दें तो उनसे मिट्टी चिपकी रहती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है कि हम प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, प्लांटेशन करें, बहुत सारे पेड़ लगा दें, ठीक है। सॉइल रिहेब्स द लैंड विच बिकम जिग जैग ड्यू टू द वाटर ड्रेनेज कैन बी लेवल, मतलब जो जिग जैग लैंड बन गया तो उसको प्लेन कर दें, तो उससे भी हमारा वो हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग, घास वगैरह ना चराएं। फूड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल करें, द करंट ऑफ फ्लड रिवर टेक अवे द सोइल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, समझो जैसे फ्लड आया इस एरिया में तो यहाँ से मिट्टी भगा के ले जाते हैं, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ट्रेस द फॉर्म, ठीक है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल होगा। इन द हिली एरियाज ट्रेस फॉर्म्स आर मोर यूजफुल एज दे आर वेल लेवल प्रॉपरली वन डेड, दे हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ सोइल एज वेल फॉल सॉइल डिपॉजिट ऑन द फील्ड। फिर सेवेंथ जो आता है क्रॉप रोटेशन, द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्रॉप शुड बी चेंज अल्टरनेटिवली, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जांपल हैं सॉइल को बचाने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।